एंड नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। ये हमारा आखिरी राजवंश है जो कि हमें पढ़ना है और ये सबसे प्राचीनतम राजवंश भी है ना, विश्व का प्राचीनतम वंश। लेकिन हम इसको सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो ये राजस्थान हिस्ट्री फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी का लास्ट टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में गिवन है। तो मेवाड़, जिसको शिवी, प्रागवाट, मेदपाट भी कहते हैं, राजधानी मध्यमिका, कुश के वंशज इनको माना जाता है और इनके लिए एक बहुत फेमस डायलॉग भी है। तो एक बहुत फेमस डायलॉग है इनके लिए, वो क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। इसका मतलब कि जिसके लिए अपना जो धर्म है वो उसके प्रति दृढ़ है, तो वो उसकी मीन्स आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी करतार को भी वो क्या रखता है? तीही रखता है। तो मेवाड़ के राजवंश की खास बात ये है, ना तो इन्होंने मुगलों से कभी भी कोई वैवाहिक संबंध रखा और ना ही ये कभी भी दरबार में उपस्थित हुए। इनका जो राजतिलक है वो कौन करते हैं? भील सरदार करते हैं। तो गुहिल वंश के मेवाड़ के अंदर जो सबसे पहले शुरू हुआ वो हुआ गुहिल वंश। गुहिल वंश, गुहिल से ही गुहादित्य यानी कि आदि पुरुष गुहादित्य था इसका संस्थापक। और अबुल फजल ने गुहिलों को ईरानी के बादशाह नौशेखा का वंशज माना है। देखो, अबुल फजल भी बाहर का ही था तो उसने इनको बाहर का ही माना। अबुल फजल थोड़ा नाम से पता चलता है, थोड़ा इराक, ईरान, इन सब साइड का पर्सन। तो ईरान के ही जो बादशाह थे नौशेखा, उनका वंशज इसने इनको माना है। टोड और श्यामल दास ने इन्हें वल्लभी बताया है ना। टोड और श्यामल दास ने इन्हें क्या कहा है? वल्लभी बताया है। और डीआर भंडारकर ने, नैन्सी ने और गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण बताया है, जबकि गौरी शंकर ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ के वंश के बारे में सबने अपनी अलग अलग राय दी है, अलग अलग तरीकों से, जिसमें अबुल फजल ने क्या कहा है कि ये ईरान के बादशाह नौशेखा के वंशज थे। टोड और श्यामल दास ने इन्हें वल्लभी बता दिया है ना। तो श्याम ने क्या बोला? श्याम ने बोला वल्लभी, है ना, वल्लभ हम बोलते हैं ना, तो वल्लभी बोला है श्यामल दास और टोड ने। फिर डीआर भंडारकर, नैन्सी और गोपीनाथ ने इन्हें ब्राह्मण बताया है और गौरी शंकर ओझा ने इनको सूर्यवंशी बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आते हैं बप्पा रावल, जिनके बारे में मोस्टली आप सबने सुना होगा। तो देखिए, बप्पा रावल जो है वो पहली बात तो कोई नाम नहीं है, ये क्या है? एक उपाधि है ना। बप्पा रावल क्या है? एक उपाधि है। किसके अनुसार? ओझा के अनुसार। तो ओझा ये कहते हैं, जो गौरी शंकर ओझा है वो ये कहते हैं कि बप्पा जो है वो कोई नाम नहीं है बल्कि उपाधि है। और नैन्सी और टोड ये कहते हैं कि एक हरित ऋषि थे, उनका आशीर्वाद बप्पा को मिला जिसकी वजह से इनको मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। और राज प्रशस्ति पे ये लिखा हुआ है कि बप्पा ने 734 में मान मौर्य से चित्तौड़ जीता। और इनकी राजधानी क्या थी? नागदा थी। समाधि बप्पा रावल। कैलाशपुरी में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया जो कि पंचायतन शैली में है। जो नॉर्थ के जो टेम्पल्स होते हैं उन्हें हम पंचायतन शैली बोलते हैं और जो साउथ के होते हैं उन्हें हम द्रविड़ शैली बोलते हैं। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का 115 ग्रेन वाला भी इन्हीं को श्रेय जाता है कि इन्होंने ही चलाया था। बप्पा ने नागभट्ट प्रथम, अजमेर के, अब देखो नागभट्ट प्रथम, एक अजमेर के अजयराज, जिन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाड़ौती के धवल, मांड के देवराज भाटी तथा सिंध के धाहिर के साथ संग बनाकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र कराया। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के थ्रू सिंध पर जो अरब थे, जो आक्रमण कर रहे थे, उनसे स्वतंत्र करा दिया इस एरिया को। अभी हम इसको थोड़ा बहुत ट्रिक से भी देखेंगे। बप्पा ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की और बप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। ठीक है, किसको पराजित किया? मोहम्मद बिन कासिम को। इराक, ईरान तथा खुरासन तक का प्रदेश जीता। बप्पा ने इस क्षेत्र में चार्ल्स मार्टन, उसके शौर्य से अरब आक्रमण
का जवार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। तो चार्ल्स मार्टन ने ये कहा है कि उसके शौर्य से, यानी कि बप्पा रावल काल भोज के शौर्य से, जो अरब आक्रमण का जो जवार भाटा था, जवार भाटा क्या होता है, मीन्स जो पानी के अंदर जैसे सुनामी टाइप हो जाता है ना, उसको जवार भाटा बोलते हैं। तो वो टकराकर चकनाचूर हो गया। अरब का जो एक तरीके से घमंड था वो टकराकर चकनाचूर हो गया। तो ये बप्पा रावल के बारे में था। एक बार जल्दी से मैं रिपीट करूंगी एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो बप्पा रावल के बारे में आपको पहले तो हमें थोड़ा सा मेवाड़ के बारे में जान लेते हैं। शिवी प्रागवट एरिया इसको कहते हैं, मेदपाट कहते हैं। राजधानी इनकी मध्यामिका थी। म से मेवाड़, म से मध्यामिका। ठीक है, मेरे वर्ड ध्यान से सुनोगे, याद रहेगा। म से मेवाड़, म से मध्यामिका। कुश के वंशज इनको माना जाता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। विश्व का प्राचीनतम वंश है। हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज अभी हमने पढ़ा। बप्पा रावल, तो देखो सुबह सुबह हिंदू क्या होते हैं, जब उठते हैं तो अपने पिता के पैर छूते हैं ना, तो हिंदुआ सूरज के हिंदू जब हैं, सूरज देखने से भी पहले अपने जो पिता होते हैं, जो बप्पा होते हैं, उनके पैर छूते हैं। तो ऐसे आप याद रख लीजिए कि हिंदुआ सूरज की उपाधि किसको मिली है, बप्पा रावल को मिली है। इनका राज तिलक कौन करते हैं, भील सरदार करते हैं, ये तो सबको पता है। ना तो इन्होंने मुगलों से कोई वैवाहिक संबंध किया और ना ही इन्होंने दरबार में कोई उपस्थिति रखी। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। गुहिल वंश, गु से ही गुहिल और गुहादित्य हो जाएगा। ठीक है, अब अबुल फजल ने इनको क्या कहा है, गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा का वंशज माना है। अबुल फजल ने ईरान के अकॉर्डिंग बता दिया। श्याम ने क्या कहा, श्याम ने क्या टोल्ड किया, तो टोड और श्यामल दास ने इन्हें वल्लभ भी बता दिया। डी.आर. भंडारकर, नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण बता दिया। और गौरी शंकर ओझा, गौर से देखो आपको सूर्य की तरह चमकना है, तो गौरी शंकर ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं बप्पा रावल या जो कालभोज थे। तो ओझा ये कहते हैं कि बप्पा नाम नहीं था कोई भी, ये एक उपाधि थी। और नैन्सी ने क्या कहा, देखो उन्होंने ना अपने नैन से देखा था, आप ऐसे याद रख लो, मतलब उन्होंने अपनी आंखों से देख के फिर बताया। तो नैन्सी व टोड, यानी कि अपनी आंखों से देख के फिर उन्होंने बताया है कि इनको ना आशीर्वाद मिला और उससे की वजह से इनको मेवाड़ जीत मिल गया। लेकिन राज प्रशस्ति हमने पढ़ा था ना, राज सिंह के बारे में भी, जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखवाई थी। राज प्रशस्ति ये कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे ही हमें राज नहीं मिला है, हमें जो राज मिला है वो किसी को हरा कर मिला है। अच्छा, तो किसको हराया है, 734 में मान मौर्य से चित्तौड़ को जीता था। ठीक है, जीता था और नागदा को राजधानी बनाया था। फिर क्या किया, अब कुछ जीता है तो फिर एकलिंग जी का मंदिर भी बनवा दिया। ठीक है, और क्या किया, सोने के सिक्के भी चलवा दिए। ठीक है, और क्या किया, अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र कराया सिंध को। किस किस के साथ मिलकर, नागभट्ट प्रथम को तो लेना ही पड़ेगा। अजयराज, अजमेर के अजयराज को ले लिया। हाड़ोतित के धवल को ले लिया। मान के देवराज भाटी को ले लिया। ईच लाइन हैज अ क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये सब किया तो इसलिए बप्पा ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की। और क्या किया, कुछ मोहम्मद बिन कासिम को भी हरा दिया। ठीक है, फिर इराक, ईरान, खुरासन तक का प्रदेश जीत लिया। तो इतना कुछ किया है, तभी तो मीन्स एक प्राचीनतम वंश है और इतना इम्पोर्टेंट वंश है, तो बहुत कुछ किया है। सबसे पहले मान मौर्य से चित्तौड़ को जीता, फिर नागदा राजधानी बनाई, फिर मंदिर बनवाया, फिर सोने के सिक्के चलाए, फिर अरब आक्रमणकारियों से सिंध को स्वतंत्र कराया। किस किस के साथ मिलके, वो आप एक बार देख लेना। वैसे मैं एक बार कराई देती हूँ, चलो। नागभट्ट प्रथम के साथ मिलके, अजमेर के अजयराज के साथ मिलकर, हाड़ोती के धवल के साथ, मांड के देवराज भाटी के साथ और सिंध के दाहिर के साथ। ठीक है, और किसको हराया, मोहम्मद बिन कासिम को हराया। इराक, ईरान, खुरासन तक का प्रदेश जीता। और बप्पा ने ये लाइन पहले शायद रह गई थी, बप्पा ने इस क्षेत्र में कई विवाह किए और फतू उल बलदान के अनुसार भारत में पुनः मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। तो मंदिर बनवाया है तो मूर्ति पूजा भी प्रारंभ होगी। ठीक है, और बप्पा ने इस क्षेत्र में कई विवाह भी किए। चार्ल्स मार्टन ने ये कहा है, उसके शौर्य से अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। सो ये थोड़ी सी स्टार्टिंग थी। देखिए मेवाड़ जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर हम महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप पहले ही कर चुके हैं। वो वीडियो मैं इसी के साथ मर्ज कर दूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेंदी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में लिखा है तो करना तो आपको पड़ेगा ही।
अब इसके बाद आएंगे अल्लट, बप्पा रावल के बाद अल्लट। तो अब तो देखो बस सबका एक एक लाइन के अंदर ही खत्म हो जाना है। आ से अल्लट, आ से आहड़ को राजधानी बनाया, ठीक है, आ से अल्लट और आ से आहड़ को राजधानी बनाया, ठीक है, ये याद हो जाएगा। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की, तो ओहो हम बोलते ना ये क्या कर दिया, तो तुमने नौकरशाही मतलब तुमने नौकर को ऐसे बोल दिया, तो ऐसे याद रख लेना। तो मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। और क्या करा, हून राजकुमारी हर्या देवी से विवाह किया। इन्होंने कोई भी मुगलों से कोई विवाह नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए हैं। किससे किया, हून से, हून की राजकुमारी हर्या देवी से, अल्ले, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ गिर जाते तो बोलते अल्ले, ये हो गया, तो अल्ले यानी कि अल्लट ने ही राजकुमारी हर्या देवी से विवाह किया। और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो अल्लट से 4 चीजें ध्यान रखनी है, आहड़, नौकरशाही, हरिया देवी, वराह मंदिर। अल्लट से 4 चीजें ध्यान रखनी है, आहड़, नौकरशाही, हरिया देवी से विवाह और वराह मंदिर। फिर आएंगे शक्ति कुमार। कोशिश करिए वीडियो के साथ साथ ही लर्न करने की, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं आता है लर्न करने का। शक्ति कुमार तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है शक्ति कुमार, बट लिखा हुआ है तो थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। मालवा के मुंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। मालवा मीन्स गुजरात वाला जो थोड़ा सा एरिया पड़ जाता है उससे ऊपर वाला। तो मालवा के जो मुंज परमार थे उसने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो मुंज के वंशज परमार भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, जिसे मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, जिसे मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसे ही मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये सब कब हो रहा है, ये सब जब मालवा के मुंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया है, ये सब तब हो रहा है। फिर आएंगे रण सिंह या फिर कर्ण सिंह। तो रावल शेम सिंह व राणा राहप ने सिसोदा गांव में 2 शाखा में विभाजन कर दिया, ठीक है। तो रावल शेम सिंह व रावण राहप ने सिसोदा गांव में 2 शाखा में विभाजन किया। रण सिंह और कर्ण सिंह के ये ध्यान रखने, 2 नाम है, रण सिंह, कर्ण सिंह, अगेन 2 नाम है, रावल शेम सिंह और राणा राहप। तो सिसोदा गांव में 2 शाखा में विभाजन किया। फिर आएंगे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भूताला का युद्ध। तो इसको मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं लाइट करती हूँ। हाँ, तो चित्तौड़ के अंदर, हाँ अब थोड़ा लाइट है, ठीक है। जैत्र सिंह मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है जैत्र सिंह। तो जैसे ही स्वर्ण युग आया है ना, जैत्र सिंह स्वर्ण युग, तो भूताला का युद्ध हो गया। जैसे ही स्वर्ण युग आया तो भूताला का युद्ध हो गया, और भूताला के युद्ध में हमने इल्तुतमिश को हरा भी दिया। इल्तुतमिश द्वारा नागदा नष्ट किए जाने पर चित्तौड़ राजधानी, लेकिन इल्तुतमिश भी कोई कम नहीं था, उसने क्या किया, उसने नागदा को नष्ट कर दिया। तो फिर अब कहाँ गए जैत्र सिंह, चित्तौड़ को राजधानी बना लिया। जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश, हमने पढ़ा था हमीर मद मर्दन किसने लिखी है, जय सिंह सूरी ने लिखी है। उसमें ये कहा है कि इल्तुतमिश को हमीर बताया है, हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर बताया है। जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन लिखी है जिसमें इल्तुतमिश को हमीर बताया है। इल्तुतमिश को क्यों हराया गया, किस युद्ध में हराया गया, भूताला के युद्ध में हराया गया। किसने हराया, जैत्र सिंह ने हराया। क्यों हराया, क्योंकि नागदा की राजधानी नष्ट हो चुकी थी, और नष्ट हो गई तो फिर राजधानी क्या बनेगी, चित्तौड़ बनेगी। फिर आएंगे तेज सिंह, और तेज सिंह के टाइम पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 1260 में आहड़ में कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चित्रित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। तो तेज श्रावक यानी कि तेज आप पढ़ डालो, या तेज आप इसको बना डालो। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण का चित्रण किया, किसने किया, कमल चंद्र ने किया। तो ये थोड़ा सा लेंदी तो है, देखो आज का वीडियो, क्योंकि अभी हमें रावल रतन सिंह भी पढ़ना है। फिर महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जो है वो मैंने करा दिया है आपको, ठीक है, वरना मैं इस वीडियो के अंदर उसको ऐड भी कर दूंगी,
चलिए अब पढ़ते हैं रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह जिसने पद्मावत मूवी देखी है तो उसके लिए तो काफ़ी इजी है। और अलाउद्दीन और रावल रतन सिंह की ही पत्नी होती है पद्मावत, और ये वहाँ की होती है सिंहलदीप, यानी कि श्रीलंका के साइड की। और जो अलाउद्दीन होता है, बोला जाता है कि वो उसको मतलब उसके ही चक्कर में उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। तो रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है। थोड़ी बहुत ये वाली मूवीज़ आप देखा करो, जैसे महाराणा प्रताप की मैंने बताई थी, आप वो वाली देख सकते हो। क्या नाम है जो अक्षय कुमार की थी, है ना, वो वाली आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आप इसके लिए पद्मावत मूवी देख सकते हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाता है और थोड़ा सा याद भी रह जाता है। तो रावल रतन सिंह के बारे में पढ़े तो पिता थे इनके समर सिंह, भाई इनके कुंभकर्ण थे जो कि नेपाल चले गए। तो देखो जो ये होंगी, क्या नाम है, जो पद्मिनी होगी या जो नागमती है, नागमती भी उसका नाम था। तो इनके ससुर जो हैं वो गंधर्व सेन सिंहलदीप के राजा थे, और भाई इनके कुंभकर्ण थे जो कि नेपाल चले गए थे। तोता इनका हीरामन था, है ना। और एक इनके साथ तांत्रिक भी रहता था, राघव चेतन, मूवी के अंदर दिखाया गया है, मूवी अगर आपने देखी हो तो तांत्रिक भी थे इनके साथ, राघव चेतन। तोता था इनका हीरामन। 1302 में ये मेवाड़ के शासक बने। नाउ पद्मनी को युद्ध का कारण बताने वाले ग्रंथ है पद्मावत, जो कि किसने लिखा है, जयसिंह ने लिखा है। नाउ जयसिंह शेरशाह सूरी का समकालीन था, यानी कि जो जयसिंह था, मोहम्मद जयसिंह जो था, वो शेरशाह सूरी के टाइम का ही मीन्स शासक था। और वास्तविक कारण ये कहा जाता है कि देखो अलाउद्दीन जो था ना, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और चित्तौड़ की जो सैनिक और जो व्यापारिक उपयोगिता थी वो उसको करनी थी, इसलिए उसने अटैक किया था। तो अब क्या होता है, 1303 में, 1302 में रावल रतन सिंह शासक बने हैं, 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में रत्न सिंह व बादल गोरा शहीद हो गए, और पद्मनी ने 1600 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया, जो कि चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अभी देखो मूवी में तो बस इतने तक ही, यहीं तक ही मूवी दिखी, क्योंकि मूवी इज़ बेसिकली फॉर एंटरटेनमेंट, तो उसमें तो यहीं तक ही दिखाया गया है। जो कि यहाँ पे तो आपको 2 लाइन में ख़त्म कर दिया कि उसने आक्रमण किया और उसने जौहर कर लिया, और मूवी के अंदर आप देखोगे तो बस इसी के बारे में सारी बात यहीं यहीं घूमती रहती है। लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो यही फैक्ट्स हैं। तो हमें मूवी आप देख सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल मत देखना, बहुत संक्षिप्त में बात बता दी गई है। चित्तौड़ का पहला साका, मंझनिकों का प्रयोग किया गया, मंझनिकों का प्रयोग किया गया, ऐसे मीन्स वो होते थे गोले बारूद, और उनको ऐसे फेंक दिया जाता था आग के गोलों को। इस युद्ध में खुसरो उपस्थित था। ग्रंथ तारिख ए एलाई खजाइन उल फतू, ठीक है। तो ये तो होते ही हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आप देखोगे तो वैसे नाम है, थोड़े से उर्दू टाइप। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और खिजराबाद नाम रख दिया, मतलब पहले चित्तौड़ जीता, 1600 औरतों ने जौहर किया, और फिर खिज्र खां को सौंप कर और उसका नाम बदल दिया, चित्तौड़ का क्या नाम रख दिया, खिजराबाद। जानकारी कहाँ से मिलती है, धाईबी पीर दरगाह लेक के अंदर मिलती है। 1303 से लेके 1311 तक खिज्र खां यहाँ रहा। फिर 1311 से 1321 तक कान्हड़ का भाई मुंछला मालदेव प्रशासक रहा, मीन्स कान्हड़ का जो भाई था मुंछला मालदेव, तो वापस से अपने पर्सन आ गया। 1326 में जो मालदेव के पुत्र थे यानी कि बनवीर, उसको हरा दिया, और हमीर सिसोदिया ने पुनः चित्तौड़ जीत लिया। याद हो तो मान मौर्य को हराकर इन्होंने मेवाड़ को जीता था। अब दोबारा से उसी मीन्स श्रृंखला के हमीर सिसोदिया आएंगे, मालदेव के पुत्र बनवीर को हराएंगे और चित्तौड़ जीत लेंगे। अब मालदेव का पुत्र बनवीर कहाँ से आ गया, तो पहले मालदेव आएगा, मालदेव कहाँ से आ गया, तो उससे पहले खिज्र खां आएगा। तो 1303 से लेके 1311 तक खिज्र खां था। फिर 1311 से 1321 तक कान्हड़ का जो भाई था मुंछला मालदेव, वो रहा। फिर 1326 में मालदेव का पुत्र था बनवीर, फिर उसको हराया किसने, हमीर सिसोदिया ने हराया, और पुनः चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ मकबरे पर लिखा है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक सिकंदर सानी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहे। इस मकबरे के लेख में अलाउद्दीन खिलजी को जिल्ले इलाही, अल्लाह की परछाई कहा गया है। तो अपनी तो वो तारीफ खैर कराएंगे ही, तभी इतनी जानकारी मिलती भी है। इसके बाद देखिए चित्तौड़ आक्रमण के कारण क्या क्या कहे जाते हैं। तो देखो आक्रमण का एक जो कारण है वो तो यही बताया जाता है कि जो पद्मिनी थी वो, दूसरा इनकी साम्राज्यवादी नीति, और चित्तौड़ का मालवा, गुजरात व दक्षिण भारत के मार्ग पर होना, क्योंकि गुजरात जाना है या दक्षिण भारत जाना है तो आपको इस एरिया से गुजर के ही जाना पड़ेगा।
देन राणा हमीर सिसोदिया, अभी हमने पढ़ा कि सिसोदिया जो था उसने वापस से जीत लिया, तो अब राणा हमीर सिसोदिया आएंगे। और राणा हमीर सिसोदिया, मेवाड़ में राणा शाखा और फिर सिसोदिया वंश का प्रारंभ हो चुका है ना। मतलब अब जो रावल रतन सिंह वाली जो श्रृंखला थी वो खत्म हो गई और इसके बाद राणा सिसोदिया वंश स्टार्ट हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1326 में सिसोदिया गांव के हमीर ने मालदेव के पुत्र बनवीर, अभी हमने पढ़ा कि जो हमीर जो थे वहाँ पे जो मालदेव के पुत्र थे बनवीर, उसको पराजित किया और पराजित करके हाँ, तो हम कहाँ पर थे, तो हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1326 में सिसोदिया गांव में हमीर ने मालदेव के पुत्र बनवीर को पराजित कर लिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और फिर राणा शाखा शुरू कर दी। मेवाड़ का प्रथम उद्धारक, ध्यान रखिएगा, प्रथम उद्धारक किसको कहा जाता है, राणा हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। प्रथम उद्धारक राणा हमीर सिसोदिया, प्रथम उद्धारक राणा हमीर सिसोदिया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषमघट पंचानन तथा रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। तो देखो राणा हमीर सिसोदिया, क्योंकि ये दोबारा से सिसोदिया वंश की स्टार्टिंग करेंगे तो इनके बारे में कुछ नए नए डायलॉग्स हैं। पहला तो मेवाड़ का प्रथम उद्धारक, दूसरा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन हमीर को कहा गया है, फिर रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है ना। तो 3 उपाधि हो गई, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रथम उद्धारक। सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया और चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया राणा हमीर सिसोदिया ने। फिर आएंगे राणा लाखा। तो राणा लाखा और राणा कुंभा के बारे में हम कल पढ़ते हैं, है ना, फिर वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो एक वीडियो और हो जाएगी, उसी के अंदर मैं राणा सांगा और उसको भी इंक्लूड कर दूंगी, तो फिर आपका ये कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द मेवाड़ के अंदर एक वीडियो अपलोड हो गई है चैनल पर, ये सेकंड वीडियो है एंड आई होप आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, सुन रहे हैं। काफ़ी यूज़फुल ये वीडियोस है वन लाइनर की फॉर्म में। इसके बाद आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आपके क्वेश्चंस ज़रूर हो जाएंगे। अब थोड़ा मैं आपको पुराना वाला हल्का सा बहुत थोड़ा रिवाइज कराऊंगी। रावल रतन सिंह जिनकी शादी हुई थी पद्मिनी से, और फिर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो एक तरीके से जीत जाता है, और जीतने के बाद यहाँ पर इसका जो नाम है, चित्तौड़गढ़ का जो नाम है वो खिजराबाद रख के अपने बेटे को दे जाता है। और फिर उसके बेटे के बाद जो है वो मुचला मालदेव आते हैं, फिर मुचला मालदेव के बाद बनवीर आता है, और फिर बनवीर को हराकर हमीर सिसोदिया आता है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। फिर राणा हमीर सिसोदिया आता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक तरीके से हराता है और मेवाड़ का प्रथम उद्धारक कहलाता है और अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया है। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अब आज जो हम करेंगे वो करेंगे राणा लाखा और महाराणा कुंभा। इसके बाद महाराणा सांगा मैं आपको करा चुकी हूँ, महाराणा प्रताप मैं आपको करा चुकी हूँ। आज की वीडियो के अंदर ही मैं इसको मर्ज कर दूंगी, ठीक है। चलिए तो हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर मैं एक काम करती हूँ, पहले पुरानी वाली वीडियो भी इसके अंदर मर्ज कर देती हूँ और फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए राणा लाखा जो थे, तो आपको लाखा से याद रखना है कि ये बहुत मतलब लक्की थे, है ना। लक्की से आपको याद रखना है कि सब कुछ इनको मतलब ऐसे मिलेगा जैसे कि स्पून फीडिंग हो रही है, ठीक है। तो राणा लाखा छीतर बंजारे में उदयपुर में पिछोला झील बनवाई। तो इनके टाइम पे छीतर बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील बनवाई। जावर में चांदी की खान, है ना, तो पिछोला झील बन गई है, चांदी की खान मिल चुकी है। बूंदी के नकली दुर्ग की विजय का प्रतिरोध करते हुए कुंभाहाड़ा ने प्राण दिए। राणा रनमल की पुत्री, ये तो हमने पढ़ा भी था जो मारवाड़ के थे, तो राणा रनमल की जो पुत्री थी हंसा, उनसे विवाह हो जाता है इनका, जबकि विवाह जो होना था वो इनके पुत्र चुंडा से होना था। तो इसीलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। चुंडा ने हंसा व लाखा के पुत्र मोकल के समर्थन में अपना उत्तराधिकारी त्यागा। तो जो चुंडा था वो क्या था कि भाई मतलब हंसा के लिए
और बेसिकली अब तो उसकी मम्मी ही लगेगी, है ना, माता ही लगेगी। और जो लाखा के पुत्र थे मोकल, तो इनका जो पुत्र हुआ था मोकल, तो उसके समर्थन में जो चुंडा होते हैं वो उत्तराधिकार त्याग देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो इसीलिए उनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है। लाखा ने पाठ, मोकल व ठाठ चुंडा की परंपरा प्रारंभ की। ये ध्यान रखने हैं, वन लाइनर्स हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पाठ, मोकल व ठाठ चुंडा की परंपरा प्रारंभ की। मेवाड़ के सभी पट्टों, परवानों तथा संदों पर चूड़ा तथा उनके वंशजों के भाले का निशान अंकित होता है। तो आप कोई भी पट्टा देखेंगे, कोई भी परवान देखेंगे, कोई भी सनद देखेंगे, तो उसके ऊपर उनके भाले का निशान होता है। चुंडा के मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से 4 ठिकाने दिए गए। नाउ चुंडा के जो वंशज हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, वो सलुम्बर के रावल कहलाए जाते हैं। तो चुंडा के वंशज सलुम्बर के रावल कहलाए जाते हैं। चुंडा तथा उसके वंशजों को हरावल, हरावल कौन होता है, जो सेना के अग्रिम दस्ता होते हैं, एक पीछे वाला दस्ता होता है, एक आगे वाला दस्ता होता है। तो जो आगे वाला दस्ता होता है उसमें रहने का हक होता है किसको, चुंडा को और उनके वंशजों को। तो ये थे राणा लाखा के बारे में। तो एक तो क्या ध्यान रखना है, राणा लाखा के टाइम पे पिछोला झील, फिर जावर में चांदी की खान, फिर बूंदी के नकली दुर्ग की विजय का प्रतिरोध करते हुए कुंभाहाड़ा ने प्राण दिए, फिर शादी होगी हंसा से, पुत्र होगा मोकल, और मोकल के लिए ही जो वो होगा चुंडा जो होगा वो यहाँ से चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको भीष्म पितामह भी कहा जाता है। लाखा ने पाठ, मोकल व ठाठ चुंडा की परंपरा निभाई और 4 ठिकाने भी दिए थे। चुंडा के मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से 4 ठिकाने दिए गए और इनके जो भाले का निशान अंकित होता है किस पर, पट्टों पर, परवानों पर और सनदों पर। तो ये हो गए राणा लाखा, या फिर जिसको कहते हैं राणा लक्ष्य सिंह। अब आएंगे मोकल। तो मोकल भी हमें पढ़ने हैं, है ना। फिर हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो ये हम पूरा कंप्लीट मेवाड़ वंश कर रहे हैं। तो अब देखिए मोकल। तो मोकल संरक्षण इसके कौन थे, रनमल। हाँ, तो मोकल के संरक्षण कौन थे, रनमल थे। हंसा के अविश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। तो जो हंसा थी बेसिकली जो इसकी माता ही लगेगी, तो हंसा जो थी वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करती थी, तो उसके चक्कर में जो चुंडा थे वो मेवाड़ छोड़कर चले गए और भीष्म पितामह भी कहलाए। तो मोकल की जो संरक्षण था वो कौन कर रहा था, रनमल कर रहा था ना। वास्तुकार कौन है, फन्ना, मन्ना व बीसल। कौन कौन है, फन्ना, मन्ना व बीसल। ना भोज परमार द्वारा चित्तौड़ में निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाकर समिधेश्वर मंदिर नाम रखा। एकलिंग जी के चारों ओर परकोटा बनवाया। किसने करवाया, मोकल ने करवाया। तो मोकल जो है वो बेसिकली कौन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि मोकल जो है वो यहाँ पर, जहाँ कहाँ गया, हाँ, जो मोकल है वो राणा लाखा और जो हंसा है उसका पुत्र ही है। मतलब एक तरीके से ये चुंडा का सौतेला भाई ही लगा, है ना। तो इसके चक्कर पे ही जो चुंडा थे वो यहाँ से चले गए थे, ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो मोकल होगा उसकी रक्षा कौन कर रहा है, रनमल कर रहा है। चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। इसके वास्तुकार कौन है, फन्ना, मन्ना, बीसल। ठीक है, फन्ना, मन्ना, बीसल। नाउ भोज परमार ने क्या किया, त्रिभुवन जो नारायण मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाया और उसका नाम समिधेश्वर मंदिर रखा और एकलिंग जी के चारों ओर परकोटा भी बनवाया। गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण के कारण जीलवाड़ा राज संबंध के पास मोकल की हत्या चाचा व मेरा तथा महपा पवार ने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण के समय जिलवाड़ा राज संबंध के पास मोकल की हत्या हो जाती है और कौन करते हैं, चाचा मेरा तथा महपा पनवार ने की। ये क्षेत्र सिंह की खातिन पत्नी के पुत्र थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि बेसिकली जो फैमिली इश्यूज थे वही सामने आ रहे हैं। मोकल की पत्नी थी कमलावती ने अहमद शाह से चित्तौड़ की रक्षा की। तो कमलावती पीछे हटी नहीं, उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा की। चाचा व मेरा की हत्या रनमल व राघव देव ने की, क्योंकि रनमल इनके संरक्षक थे। अब चाचा और मेरा ने मोकल को तो मार दिया, लेकिन चाचा और मेरा को भी मारा गया। और किसने मारा, उन्हीं के संरक्षक रनमल और राघव देव ने।
रनमल ने चुंडा के भाई राघव देव की हत्या की। अब ये भी देखिए, राघव देव ने किसको मारा है? चाचा और मीरा को मारा है। और रनमल ने ही चुंडा के भाई राघव देव की भी हत्या कर दी। सरदारों ने चुंडा को मांडू के पास बुला लिया। मोकल के प्रमुख वास्तुकार, वो अभी हमने पढ़ाई है, फन्ना, मन्ना और बीसर। तो ये थे अपने महाराणा लाखा और मुकल। तो लाखा का ही पुत्र है मुकल। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, फिर आपको राणा कुंभा पढ़ाती हूँ। तो देखिए, आज जो हमने पढ़ा है राणा लाखा, इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, राणा हमीर सिसोदिया और रावल रतन सिंह, वो आप पुरानी वीडियो के अंदर देखिए। अब राणा लाखा के बारे में मैं आपको बताऊं, तो राणा लाखा जो हैं, राणा लाखा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो पिछोला झील, दूसरा जावर में चांदी की खान, फिर बूंदी के जो नकली दुर्ग की विजय का प्रतिरोध करते हुए कुंभाहाड़ा ने प्राण दे दिए। जो राणा लाखा होंगे उनसे शादी होगी राणा रणमल की पुत्री हंसा की, और जो इनका पुत्र होगा मुकल, तो उसको मीन्स उत्तराधिकार बना दिया जाएगा, और जो चुंडा होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे और भीष्म पितामह कहलाएंगे। लाखा ने पाठ, मोकल व ठाठ चुंडा की परंपरा निभाई। फिर इसके बाद क्या ध्यान रखना है कि 16 में से 4 ठिकाने जो थे वो चुंडा ने दे दिए थे, और जो भाला का निशान जो होता है वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। फिर चुंडा के जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं? सलुम्बर के रावल कहलाते हैं। और चुंडा तथा उसके वंशजों को हरावल सेना का अग्रिम दस्ता में रहने का अधिकार मिलता है। फिर हमने पढ़ा मोकल के बारे में, तो मोकल वही है जो राणा लाखा और हंसा का पुत्र है। तो इसके जो संरक्षण हैं वो कौन है? रनमल ही है। और रनमल जो है, देखो रनमल की भी बहुत पुरानी से, मीन्स अगर आप देखोगे तो बहुत ये पहले से ही चलते आ रहे हैं। जैसे आप ये देखोगे तो अगर हम ये यहाँ पे राणा लाखा के बारे में देखें, तो इनकी जो राव जो रनमल थे, तो उनकी पुत्री ही थी हंसा। तो इनके संरक्षक भी कौन है? रनमल ही है मोकल के। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हंसा होगी वो अविश्वास कर भी, उसको विश्वास नहीं था उस पर, चुंडा पर। तो चुंडा जो होते हैं वो यहाँ से छोड़ के मालवा चले जाते हैं। मोकल के वास्तुकार 3 हैं, फन्ना, मन्ना और बीसल। और इन्हीं के टाइम पे त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और उसका नाम समिधेश्वर मंदिर होगा। एकलिंग जी के चारों ओर परकोटा बनवाया जाएगा। मोकल के टाइम पे ही अहमद शाह जो होगा वो आक्रमण, उसका डर होता है, और जिसकी वजह से मोकल की हत्या कर देते हैं चाचा मेरा तथा महपा पवार। और फिर इनकी हत्या कौन कर देता है? इनकी हत्या कर देता है रनमल व राघव देव। और फिर रनमल जो होता है वो राघव देव की भी हत्या कर देता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सरदारों ने चुंडा को मांडू से वापस बुला लिया। तो जो चुंडा था जो मालवा चला गया था, तो उसको वापस बुला लेते हैं सरदार। और इसके जो मुगल के जो प्रमुख वास्तुकार हैं वो कौन है? फन्ना, मन्ना और बीसर। तो ये थी बेसिकली स्टोरी। अब आ जाते हैं राणा कुंभा या फिर जो कुंभकर्ण। तो इनकी आपको विजय प्रशस्ति याद होगी। तो विजय प्रशस्ति के अंदर क्या खास बात है, या फिर क्यों वो बनवाई गई, जो कीर्ति स्तंभ है वो क्यों बनवाया गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए, राणा कुंभा या कुंभकर्ण 1433 to 68, तो इसको तो याद करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान रखो, यहाँ पे कुंभा में भा है ना, तो सौभाग्य देवी भारमली में भी भा है, तो भा से आपको याद रह जाना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत सारे राजा हैं, अगेन याद रखने के लिए आपको थोड़ी कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करनी ही होंगी। तो सौभाग्य देवी का ये पुत्र था, और ये अभी हमने पढ़ा ही कि भारमली जो होती है, भारमली से रनमल को विष दिलवा दिया, और फिर राणा कुंभा ही जो थे वही विष दिलवाते हैं। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो चुंडा क्या करते हैं, जो राठौड़ की राजधानी होती है मंडोर, उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। जोधा ने बीकानेर के पास कामनी गांव में शरण ली। तो ये भी हमने पढ़ा था कि राव सिंहा, राव जोधा, राव बीका। तो राव जोधा के ही 5वें पुत्र थे राव बीका। तो जो जोधा होते हैं वो बीकानेर के कामनी गांव में शरण ले लेते हैं। 1453 में जोधा ने मंडोर पर पुनः अधिकार किया। तो जोधा जो बीकानेर चला गया था वो वापस आता है और यहाँ पर पुनः अधिकार करता है, और फिर कुंभा और जोधा के बीच में आवल बावल की संधि होती है, क्योंकि कुंभा यहाँ पर है
और जो जोधा है वो वहाँ यहाँ से चला जाता है। लेकिन जोधा वापस से आके यहाँ पे मंडोर जीत लेता है, जिस मंडोर को कौन जीत चुका है, चुंडा जीत चुके हैं। तो वो जो चुंडा जीत चुके, तो इसकी वजह से जोधा यहाँ से चला जाता है, बीकानेर के कामनी गांव में चला जाता है। लेकिन फिर 1453 में वापस आता है और मंडोर को जीतता है। तो अब कुंभा और जोधा के बीच में आवल बावल की संधि होती है। दूसरी बात, मेवाड़ मालवा संघर्ष कारण क्या है? मेवाड़ और मालवा में संघर्ष क्यों हो रहा है? तो महमूद खिलजी। तो मालवा के महमूद खिलजी वन ने चाचा के पुत्र महपा व सहयोगी एका पवार को शरण दी थी। तो यहाँ पे क्या था, मालवा के थे महमूद खिलजी वन, उसने क्या किया, जो चाचा के पुत्र थे महपा और उसके सहयोगी को शरण दे दी, जिसकी वजह से मेवाड़ और मालवा में संघर्ष चलता रहा कि मालवा के महमूद खिलजी को चाचा के पुत्र महपा और सहयोगी एका पवार को शरण क्यों दी, इस वजह से संघर्ष चलता रहता है। अब जो राणा कुंभा हैं वो एक विजय प्रशस्ति बनवाते हैं, या जिसको हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं। तो वो क्यों बनवाते हैं कीर्ति स्तंभ? तो कीर्ति स्तंभ या जो विजय स्तंभ है वो हम इसलिए है कि ये मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को हरा देते हैं। वही महमूद खिलजी जो कि इस बात से नाराज़ था कि चाचा के पुत्र महपा और सहयोगी एका पवार को क्यों शरण दे दी, तो उसी खिलजी फर्स्ट को, महमूद खिलजी फर्स्ट को जो कुंभा होते हैं वो हरा देते हैं सारंगपुर के युद्ध में, जो कि झालावाड़ में होता है। तो इसको जीतने के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ बनवाया जाता है। अब कीर्ति स्तंभ 120 फीट ऊंचा है, 30 फीट चौड़ा है और 9 इसके अंदर मंजिल है। विष्णु को ये समर्पित है और इसके अंदर तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 9 आ जाएगा। तो तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। फिर अगर हम बात करें तो अब ये जो कीर्ति स्तंभ बनवाया गया है, यहीं पे आपको एक प्रशस्ति भी मिलेगी, अत्रि और उसके पुत्र महेश ने लिखी है। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है जैता और उसका पुत्र नापा या फिर पूंजा। कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल पर यह प्रशस्ति लिखी हुई है, जो प्रशस्ति अत्रि और पुत्र महेश ने लिखी है। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। अबुल फजल ने कीर्ति स्तंभ के बारे में अकबरनामा में भी इसका वर्णन किया है। और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है? रोम के टार्जन से की है। रोम इटली के अंदर है ना, तो वहाँ पे जो टार्जन है उससे इसकी तुलना की है, कंपैरिजन किया है। किसने किया है? फर्ग्यूसन ने किया है। तथा टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है कि ये तो कुतुब मीनार से भी बहुत अच्छा है। और इसकी जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसका पुनर्निर्माण किसने किया है? स्वरूप सिंह ने किया है। तो ये तो हो गया कीर्ति स्तंभ, जो कि किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि सारंगपुर का युद्ध हुआ था, महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया गया था, तो इसलिए बनवाया गया था, जिसके बारे में बहुत कुछ कई लोगों ने बात कही है। ठीक है, आप एक बार दोबारा से वीडियो बैक करके सुन सकते हैं। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप वीडियो को 2-3 बार ही सुन सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अब ये तो हो गया कीर्ति स्तंभ, जो कि आपको चित्तौड़ में देखने को मिलता है। एक है जैन कीर्ति स्तंभ। तो जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? बघेरवाल जैन जीजा शाह ने, जिसकी ऊंचाई 75 फीट है। उसकी तो देखो 120 फीट थी, इसकी 75 फीट है। उसमें 9 मंजिलें थी, इसमें 7 मंजिल है। वो विष्णु को समर्पित था और ये आदिनाथ जी को समर्पित है। 1456 में कुंभा के विरुद्ध महमूद व कुतुबुद्दीन ने चंपानेर की संधि की। तो कुंभा के अपोजिशन में महमूद और कुतुबुद्दीन ने चंपानेर की संधि कर ली। दोनों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण कर दिया। कुंभा ने कुतुबुद्दीन को तो कुंभा ने कुतुबुद्दीन को तो धन देकर लौटा दिया और महमूद को दोबारा हराएगा। महमूद को पहले भी हराया था और अब फिर हराएगा। पहले सारंगपुर के युद्ध में हराया था और अब बैराजगढ़ के युद्ध में हराएगा, जो कि भीलवाड़ा के अंदर होता है। तो बैराजगढ़ के युद्ध भीलवाड़ा में परास्त किया और इस विजय में वो भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर बनवाता है। तो कुंभा जीतता जाता था और कुछ बनवाता जाता था। अब कुंभा के साथ बहुत बुरा होगा। इनका जो पुत्र होगा उदा, तो बहुत ऊत था, अपने ही पिता को मार देता है और फिर बाद में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। हिंदू सुल्तान, क्योंकि गुजरात के शासकों ने इनको वो दिया, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु,
और इन्होंने नव्य भारत, अभिनव भारताचार्य उपाधियाँ जो हैं वो इनको मिली हुई हैं, रानो रासो इन्होंने लिखा है। तो ये बेसिकली हमारे राणा कुंभा थे। फिर इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे कि संगीत राज, रसिक प्रिया है। फिर कुंभा के ही संगीत गुरु थे सारंग व्यास, उनके पुत्र थे कान्हा व्यास, उन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की। प्रथम भाग जो है वो राजमंडल का रचयिता भी कुंभा ही हैं। तो ये सब इनका है ना। अब इनके जो दरबारी कान्हा व्यास वही हैं जिन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की। और संगीत राज को भी देखें तो वो 5 भागों में संगीत मीमांसा सूर प्रबंध है। रसिक प्रिया में गीत गोविंद पर टीका, कामराज रतिसार, हरिवातिक, संगीत क्रम दीपिका, चंडी शतक पर टीका, संगीत रत्नाकर पर टीका। तो आप मेन याद रखिए, संगीत राज, रसिक प्रिया और एकलिंग महात्म्य। ठीक है, तो ये सब आपको मेजर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इनके दरबारी कौन है? इनके दरबारी कान्हा व्यास ही हैं। और नाथा मंडन के भाई इनके वास्तु मंजरी हैं। गोविंद जो है वो कलानिधि था। मंडन वास्तुकार है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कुंभा ने काफ़ी सारे दुर्ग भी बनवाए, करीब 32 किलो का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, भोमठ, मचान दुर्ग, बैराट किला, फिर कुंभा स्वामी का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर, मीरा मंदिर। और फिर धरन शाह ने 1439 में दीपाक की देखरेख में रनकपुर जैन मंदिर का भी निर्माण करवाया। कुंभा की पुत्री हैं रमाबाई, जो उनको वागेश्वरी की उपाधि मिलेगी। और रमाबाई का जो विवाह होगा उसके लिए ही श्रृंगार चवरी का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि अचलगढ़ कहाँ पर है। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। एक्चुअली इनके अंदर ना बहुत अंडर लाइन में दिया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे मंडन है तो वास्तुकार हैं। फिर जैसे राजवल्लभ हो गया, रूप मंडन हो गया, प्रसाद मंडन हो गया, कोदम मंडन हो गया, शगुन मंडन हो गया, वैद मंडन हो गया। फिर कुंभलगढ़ मंडन देख रेख, अचलगढ़ बसंतगढ़ सिरोही, भोमट डूंगरपुर के अंदर है, मचान दुर्ग राजसमंद के अंदर है, बैराज का किला भीलवाड़ा में है। ठीक है, बदनौर में कुशाल माता का मंदिर है, उदयपुर में मीरा मंदिर है। धरन शाह ने 1439 में दीपाक की देखरेख में रनकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा की पुत्री रमाबाई व को वागेश्वरी की उपाधि मिली। श्रृंगार चवरी का विवाह करवाया। फिर राणा उदा देखिए वही है जिन्होंने अपने पिता कुंभा को मार दिया था, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी बिजली गिरने से। फिर आएंगे रायमल। तो रायमल इसने चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर बनवाया रायमल ने। और पत्नी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी की बावड़ी बनवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोसुंडी की बावड़ी किसने बनवाई? श्रृंगार देवी ने बनाई। श्रृंगार देवी किसकी पत्नी थी? रायमल की पत्नी थी। पुत्र पृथ्वीराज का विवाह टोडा के राव सुल्तान की पुत्री तारा के साथ होगा। और तारा के नाम पर ही अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा जाएगा। इनके बहनोई होंगे जो कि सिरोही के जगमाल ने धोखे से हत्या होगी। और पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ में है। तो आज की वीडियो काफ़ी लेंथी है और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो गई थी। ठीक है, इससे पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, ये सेकंड वीडियो है। अब इसके अंदर मैं आज बस आप इतना ही पढ़ो, फिर थर्ड वीडियो के अंदर इस सबको मर्ज कर दूंगी। फर्स्ट वीडियो भी, फिर ये सेकंड वीडियो भी, और फिर इसके अंदर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप की भी जो दोनों वीडियोज़ है वो भी अपलोड हो जाएंगी। तो वो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी बट वो कंप्लीट हो जाएगी मेवाड़ की। और अब हमने ये जो राजस्थान हिस्ट्री है फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी इज़ कम्प्लीट। तो अब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट। सो आप चैनल के साथ बने रहेंगे एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करना है आपको वीडियोस को। चलिए, सो थैंक यू सो मच। महाराणा सांगा संग्राम सिंह वो हैं जिनकी एक आँख नहीं है, एक आँख उनकी मतलब ख़राब हो जाती है। पृथ्वीराज जो है वो फोड़ देते हैं उनकी आँख। एक उनकी भुजा नहीं है, एक उनका पाँव कट गया है क्योंकि
उन्होंने परास्त किया किसी को, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो 4 युद्ध और करते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और इसीलिए फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में खास कर लिखा हुआ है सबसे पहले महाराणा सांगा। राजस्थान एंड मुगल के रिलेशंस के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है महाराणा सांगा। तो ये स्पेशली फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो सिलेबस में गिवन है उनसे रिलेटेड वीडियोज़ हैं। बाकी भी सब्जेक्ट्स के अंदर ये जहाँ पर भी आपकी राजस्थान जीके आएगी उसके अंदर आएगा। और छोटा सा टॉपिक है महाराणा सांगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम सिर्फ महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। तो महाराणा सांगा, जिनका नाम था संग्राम सिंह, पिता थे रायमल, भाई उड़ना पृथ्वीराज, आपने उड़ना भगाना सुना होगा, जयमल, राय सिंह, सारंगदेव, सूरजमल, 4-5 भाई हैं। और इनका जो सैनिक का भग्नावेश है वो है टोड हिंदूपत। ये भी इनको क्यों मिला, हिंदूपत की उपाधि भी इनको क्यों मिली, ये भी हम आगे पढ़ेंगे खातोली के युद्ध के अंदर। तो देखिए, एक भीमल गांव है, उसके चारनी ने सांगा के शासक बनने की जो भविष्यवाणी थी वो पहले ही कर दी थी। पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख भी फोड़ दी थी। और जो सांगा थे वो अजमेर में करमचंद पवार के पास अज्ञातवास में रहे भी थे। ये जो हिंदी के जो हैं ये वन लाइनर्स हैं, है ना, ये डिटेल में नहीं है, डिटेल में हम इंग्लिश में ही कर रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर हम अपलोड करते हैं तो वो आप देख सकते हैं। ये वन लाइनर्स हैं, है ना, तो शॉर्ट नोट्स की तरह है और काफ़ी मतलब फैक्ट्स है इसके अंदर, ठीक है, प्रॉपर इसके अंदर थ्योरी नहीं है। तो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप ज़रूर देखिए। एंड हाँ, आप मतलब जैसे मान लीजिए आपको महाराणा सांगा टॉपिक है, लास्ट में रिवाइज़ करना है, आपने पढ़ लिया है, तो आप इनको ज़रूर देख सकते हैं। तो दोबारा से मैं बता दूं, संग्राम सिंह, सैनिक का भग्नावेश, टोड हिंदूपत, हिंदूपत की उपाधि इनको मिलेगी और खातोली के युद्ध के बाद मिलेगी। करमचंद पवार के पास ये अज्ञातवास में रहे थे। पृथ्वीराज ने इनकी एक आंख फोड़ दी थी। भाई इनके उड़ना पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह, सारंगदेव, सूरजमल थे। भीमल गांव की चारनी ने सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। अब बात आ जाती है 1509 की। 1509 में दिल्ली में सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद बेगड़ा और मालवा में नासिर खिलजी, ये सब जो हैं वो सांगा से कहीं ना कहीं चिड़े हुए हैं, आप बोल सकते हैं। और यही सांगा जो है वो 1517 से लेके 1527 तक 10 साल में 5 युद्ध कर जाएंगे। सबसे पहले वो शुरू करेंगे, तो देखिए युद्ध करने से पहले खा लेना चाहिए कुछ, तो खातोली के युद्ध से शुरुआत करेंगे। बूंदी कोटा 1517, यहाँ पे जो राणा सांगा होते हैं वो दिल्ली के इब्राहिम लोदी, आप सोचिए ये राजस्थान है, यहाँ पे हैं राणा सांगा और दिल्ली के अंदर हैं इब्राहिम लोदी। इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। इब्राहिम लोदी के सेनापति हैं मियाँ मक्कन, उनको परास्त कर दिया इन्होंने महाराणा सांगा ने। लेकिन परास्त करने तो कर दिया, लेकिन महाराणा सांगा की एक भुजा और पाँव कट गई। सोचिए, एक आंख पहले से नहीं है, एक पाँव कट गया, एक हाथ कट गया, तो फिर भी उन्होंने युद्ध करा। ये तो पहला युद्ध है, इसके बाद और 4 बड़े युद्ध आएंगे और तब उन्होंने हिंदूपत की उपाधि धारण की। तो ये इसलिए इनको सैनिक का भग्नावेश, हिंदू टोड और हिंदूपत, तो हिंदूपत आपको समझ में आ गया होगा क्यों इनको हिंदूपत की उपाधि मिली थी, क्योंकि राणा सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी, उनके जो सेनापति थे मियाँ मक्कन, उनको परास्त किया था। उनका एक भुजा एक पाँव कट गया। सांगा ने हिंदूपत की उपाधि धारण की और इसी टाइम पे जो मीरा के पति थे भोजराज, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये पहला युद्ध था। खातोली का युद्ध हो गया, बूंदी कोटा के अंदर हो गया, थोड़ा सा ऊपर गए धौलपुर के अंदर आया बाड़ी का युद्ध 1518, अगले ही साल की बात है। अब यही जो लोदी के सेनापति थे, जिन्हें मियाँ मक्कन वही पहले वाले, और मियाँ हुसैन, पहले एक ही मियाँ को हराया था, अब 2 को हराया, मियाँ मक्कन को और मियाँ हुसैन को। तुजुक बाबुर के अनुसार, तुजुक बाबुरी में ये लिखा हुआ है कि सांगा, दौलत खां और आलम खां लोदी, इन तीनों ने बाबर को भारत में आने का न्योता दिया। ये एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम जो है वो प्रूफ होगी बाद में कि इनको भारत में आने का न्योता जो है वो सांगा, दौलत खां और आलम खां लोदी देते हैं। तो आलम ये आ गया था कि जो बाबर है वो दौलत लेने के लिए इंडिया में आना चाहता था और उसको न्योता जो है वो सांगा ने दे दिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि हिंदी जो है वन लाइनर से ट्रिक्स के बेसिस पे हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1519 की बात कर लेते हैं। अब आएगा गागरून का युद्ध। तो सांगा ने अपने मित्र मैदिनी राय की सहायता के लिए, अब सोचिए ये है आपका गागरून झालावाड़ के अंदर, और यहाँ पर गुजरात के अंदर, मालवा के अंदर, यहाँ पर है महमूद खिलजी सेकंड,
इनको परास्त कर लिया और बंदी बना लिया। किसने? सांगा ने। किसके लिए? क्योंकि मेदिनी राय की प्रॉब्लम चल रही थी। मेदिनी राय की प्रॉब्लम चल रही थी महमूद खिलजी से। तो एम की प्रॉब्लम चल रही थी मेदिनी राय की और महमूद खिलजी की। और इनकी प्रॉब्लम चलते चलते जो सांगा थे वो बीच में आए। और 1519 के अंदर क्यों आए? क्योंकि मित्र था उनका मेदिनी राय, और उनकी सहायता के लिए मालवा के शासक महमूद खिलजी II को परास्त कर बंदी बनाया। सांगा ने इसे मुक्त करके मालवा का आधा राज्य वापस लौटा दिया। तो महमूद खिलजी II को परास्त करके बंदी बना लिया और सांगा ने इसे मुक्त करा दिया और मालवा का आधा राज्य भी वापस लौटा दिया। मेदिनी राय पहले मालवा के प्रधानमंत्री थे। महमूद द्वारा निष्कासित किए जाने पर सांगा ने इसे गागरून की जागीर दी थी। किसको? मेदिनी राय को। ये हो गए 3 युद्ध। पहला खातौली का युद्ध किसके साथ हुआ? दिल्ली में है इब्राहिम लोदी के जो सेनापति है मियाँ मक्कन के साथ होगा। हिंदू पथ की उपाधि मिलेगी, एक भुजा एक पाँव कट जाएगा। और मीरा के जो पति हैं भोजराज, वो भी मारे जाएंगे। दूसरा युद्ध ऊपर धौलपुर, ये तो राजस्थान के अंदर था, धौलपुर के अंदर होगा। धौलपुर के अंदर वही मियाँ मक्कन और मियाँ हुसैन को हराया जाएगा। और यहाँ पर आलम खां लोधी, दौलत खां और लोधी और जो सांगा है वो बाबर को न्योता दे देंगे आने के लिए। 1519 नेक्स्ट ईयर ही गागरून का युद्ध मेदिनी रॉय और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में होगा, जिसके अंदर मेदिनी रॉय जो होंगे वो मालवा के प्रधानमंत्री बनेंगे और सांगा इन्हें गागरून की जागीर भी देंगे। चलिए, ये 3 युद्ध होने के बाद अब 8 साल के बाद 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध। अब यहाँ पे जो बाबर आ चुका है तो सांगा जो होंगे वो बाबर के सेनापति सगर खां को परास्त कर देंगे। तो सांगा और सगर, सांगा सगर, है ना, किसकी वजह से? बाबर की वजह से। तो बाबर के सेनापति सगर खां को परास्त किया जाएगा। अगले ही साल होगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है वो इम्पॉर्टेंट है और खानवा के युद्ध से बाद ही महाराणा सांगा जो हैं वो भी उसके बाद अब फिर दूसरे जो हैं बेसिकली राणा वो आ जाते हैं। खानवा का युद्ध होगा भरतपुर के अंदर 1527। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है जिसके अंदर सगर खां को हरा देते हैं सांगा बाबर के सेनापति को। तो 1527 क्योंकि वो चिढ़ गए थे, 1 महीना भी हुआ ही था कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक काबुल के ज्योतिषी थे मोहम्मद शरीफ। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर बाबर जो है वो हारेगा। बाबर के पराजित होने की भविष्यवाणी की थी। तो बाबर ने कसम खाई कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, तमगा कर समाप्त कर दूंगा। और बाबर की सेना में दाहिने पक्ष में हुमायूं केंद्र और बाएं पक्ष में मेहंदी ख्वाजा भी थे। तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद ही करेंगे, कोई उस्ताद ही होंगे जो तोप खाने का नेतृत्व करेंगे। उस्ताद अली कर रहा था। बाबर इसको अपने बहुत ज़्यादा क्लोज ले गया, मीन्स अपने दिल पे ले गया और इसने इस युद्ध में जिहाद का नारा लगाया। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में जो सांगा के सेनापति थे वो थे हसन खां मेवाती। तो हंसते हंसते सांगा जो थे वो युद्ध के लिए गए हसन खां मेवाती के साथ। और इस युद्ध से पहले सांगा ने पाती पेरवन परंपरा निभाई। युद्ध का पहला नगाड़ा राव गंगा ने बजाया। युद्ध का पहला नगाड़ा राव गंगा ने बजाया। सलहदी तनवर ने विश्वासघात किया। सलाह ही नहीं लेनी चाहिए थी, सलहदी तनवर ने विश्वासघात किया। युद्ध में सांगा के मूर्छित होने पर, ध्यान दीजिएगा, युद्ध में सांगा मूर्छित हो गए। उस टाइम पे मालदेव और पृथ्वीराज कछवाहा उन्हें दोसा ले गए और राज चिन्ह जो है वो झाला अज्जा ने धारण किया और कालपी में ले जाकर सांगा को जहर दिया। सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 बसवा दोसा में हुई, जहां उन्हें मालदेव और पृथ्वीराज कछवाहा ले गए थे। इनका अंतिम संस्कार, ये जो समाधि है वो मांडलगढ़ और छतरी जो है वो बसवा में है, यानी कि दोसा के अंदर है। अगर हम पराजय के कारण की बात करें तो पराजय का कारण बाबर की कोई उसके अंदर मीन्स उनके कोई प्रताप के अंदर, या ये नहीं बोल सकते कि हम कि उनकी हिम्मत के अंदर कमी आ गई थी या उनका शौर्य कम हो गया था या वो डर गए थे। लेकिन हाँ, सांगा ने बाबर को तैयारी का समय दे दिया था। उनकी लड़ने की पुरानी तकनीकें थी और जो बाबर थे वो तो उनके तो बहुत अच्छे अच्छे तोपखाने थे। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत विदेशियों को भारत से निकलने हेतु इकट्ठा हुए।
बाबर कहते हैं कि सांगा का मुल्क 10 करोड़ आमदनी तथा उनकी सेना में 1 लाख सवार, 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार थे। तो ये थे महाराणा सांगा। आप इसको थोड़ा ट्रिक से कम और थोड़ा रिलेट करके ज़्यादा याद करने की कोशिश करें कि इन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि देखिए ये राजस्थान के वो शौर्य लोगों में, उन योद्धाओं के अंदर आते हैं जिनके बारे में हमें पता ज़रूर होना चाहिए, है ना। कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे लगे, अच्छा आप राजस्थान से हो, क्या जानते हो महाराणा सांगा के बारे में। ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में क्यों है, इसीलिए तो है कि आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ाने जाओगे, आप कॉमर्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई पूछने लगे कि सर हमें थोड़ा सांगा के बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो महाराणा सांगा के बारे में आप बिना ट्रिक के ही लर्न करें और होपफुली आपको समझ में आया होगा। महाराणा सांगा के बाद महाराणा प्रताप हम कल करेंगे, या पहले मैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान भी करा रही हूँ साथ साथ में। और जैसे ही मौका मिलता रहेगा मैं सारी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, राजस्थान जीके और इंडिया जीके की जो भी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में है। इसके साथ साथ आपका राजस्थान जीके भी कवर होता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए, ठीक है, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा और ग्रो करेगा। सो आपको शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी महाराणा प्रताप की का छोटा बच्चा। तो 1540 में इनका जन्म होता है, ज्येष्ठ शुक्ल 3 विक्रमी संवत 1597 कटारगढ़ के बादल महल में। आप सिलेबस में देखेंगे तो महाराणा के बाद महाराणा प्रताप ही लिखा है। तो पहले हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री या जीके आप बोल सकते हैं इन हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसके अंदर अभी पर्टिकुलरली सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स हम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम है आपका जून से लेके जुलाई के बीच में। तो तैयारी करते रहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप, जिसको की का छोटा बच्चा भी कहते थे। कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म होता है। आप देखो ना, की का क से है और कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म होता है। माँ जयवंताबाई सोनग्रा की और पिता उदय सिंह के ही ये बेटे थे महाराणा प्रताप। हालांकि उदय सिंह का कुछ इतना आप पढ़ सकते हैं कि उनके टाइम पे वैसे क्या क्या हुआ, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है वो। पत्नी क्या थी, अजमादे थी। तो उन्होंने कई बार जो है महाराणा प्रताप को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे वो क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते थे तो उन्हें आजमाने की ज़रूरत नहीं थी कि उनके अंदर कितना शौर्य था। भाई इनके थे जगमाल, शक्ति सिंह और सगर सिंह। नाना इनके थे अखेराज, पाली के सोनग्रा चौहान। ठीक है, माँ भी देखे सोनग्रा से ही है, तो नाना भी जो थे वो अखेराज ही थे और पाली के सोनग्रा चौहान थे। अब उदय सिंह की एक रानी थी, भटियानी रानी धीरबाई। उनके प्रभाव से उन्होंने महाराणा प्रताप को ना उत्तराधिकारी बनाकर जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। ध्यान से सुनेंगे सभी। उदय सिंह की रानी थी धीरबाई, उनके पुत्र थे जगमाल, और वो जो उदय सिंह थे वो धीरबाई के इतने प्रभाव में थे कि हालांकि महाराणा प्रताप को बनना चाहिए था उत्तराधिकारी, लेकिन वो जगमाल को उत्तराधिकारी बना देते हैं। लेकिन 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 32 वर्ष की आयु में नाना की सहायता से
और ग्वालियर के राम शाह तंवर की सहायता से इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, तो पिता ने तो किसको बना दिया है, जगमाल ने, लेकिन इनके एक तो नाना अखीराज और एक ग्वालियर के राम शाह तंवर, वो इनका राज्याभिषेक कर देते हैं कुंभलगढ़ के अंदर। अब अगर हम ये बात करें कि प्रताप के जब शासक बने तो उस वक्त तक, चंद्रसेन भी हमारे सिलेबस में है, चंद्रसेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो चंद्रसेन तथा सिरोही के राव सुल्तान को छोड़कर सभी अकबर की अधीनता मान चुके थे। सिर्फ दो लोग बचे थे, एक तो चंद्रसेन और एक सिरोही के राव सुल्तान। दोबारा से चंद्रसेन और राव सुल्तान, इनकी मदद किसने करी थी मीन्स राज्याभिषेक करने में, नाना ने और रामशाह तंवर ने। नाना और रामशाह तंवर ने इनकी मदद करी। चंद्रसेन और सिरोही के राव सुल्तान वो थे जिन्होंने अकबर की अधीनता नहीं मानी थी, उसके अलावा सभी मान चुके थे। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ। कब हुआ, 28 फरवरी 1572 में हुआ, गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर। राइट, क्यों, क्योंकि उदय सिंह ने भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया था। थोड़ी मेरी हिंदी जो है वो वन लाइनर्स के बेसिस पे ही है, इंग्लिश के अंदर हम चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ये वन लाइनर्स हैं पर्टिकुलरली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और पूरा कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश के वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। चलिए, अब 4 दूत, तो इनकी तो ट्रिक ही भी है जमा भाटो, है ना, 4 दूत भेजते हैं अकबर ताकि ये इनकी अधीनता स्वीकार कर ले। ज से जलाल खां, माँ से मानसिंह वही है आमेर वाले, भ से भगवान दास, टो से टोडरमल। तो ये 4 लोग आते हैं जिन चारों को ही वो मना कर देते हैं। हालांकि एक बोलेंगे भी कि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो वो कैंसिल हो गई थी, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। टोड के अनुसार जून 1573 में प्रताप मानसिंह की भेंट होती है उदय सागर की पाल पर, तो जबकि फजल के अनुसार गोगुंदा में। एक्चुअली क्या होते हैं, मानसिंह इनसे मिलने के लिए आते हैं, स्टोरीज में ऐसा बताया जाता है, और ये उनसे मिलने के लिए मीन्स उदय सागर की पाल पर जाते ही नहीं है, अपने बेटे को भेज देते हैं, क्योंकि इनका ये मानना था कि हम ऐसे मतलब मानसिंह से मिलना नहीं चाहते थे। ऐसा काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने देखा है। तो फजल के अनुसार भगवान दास के समझाने पर ठीक है, जो भगवान दास हैं थर्ड, इन्होंने प्रताप ने खिल्लत स्वीकार कर ली थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रस्थित नहीं होने पर समझौता टूट गया था। राइट, तो ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है। मानसिंह जो है वो इनको कहाँ मिलते हैं, उदय सागर की पाल पर, जबकि फजल ये कहते हैं कि नहीं, ये गोगुंदा में मिले थे। और भगवान दास के अनुसार प्रताप ने खिल्लत स्वीकार कर ली थी, किंतु प्रताप के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर समझौता टूट गया। प्रताप ने अपना प्रिय हाथी राम प्रसाद भेंट टोडरमल को दिया था। तो अब ये थर्ड वही पर्सन टोडरमल, तो टोडरमल ये टोल्ड किया जाता है, बताया जाता है कि इन्होंने अपना हाथी राम प्रसाद भेंट कर दिया था। कुछ और भी हैं जैसे कि राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्त, लूना। एक रीट का पेपर हुआ था अराउंड 2018 की बात है, फैब रीट 2018 की बात है। पहला पेपर था जो कि मैंने राजस्थान का दिया था, इसलिए मुझे याद है। एक्चुअली मेरी बेटी का जन्म हुआ था 2017 में दिसंबर के अंदर, और जस्ट 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम था, इसलिए मुझे ये याद है। उस टाइम पे इनके हाथी का नाम पूछा गया था, तो इसलिए मुझे ये याद रहता है। चलिए, हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति थी वो कहाँ बनी थी, मैगजीन दुर्ग में बनी थी, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी थी। अब डेट याद रखिए, ये 4 लोग आए, जमा भाटो, जिसमें जलाल खान से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, मान सिंह से उदय सागर की पाल पर मिले थे, भगवान दास के कहने पर आज खिल्लत स्वीकार कर ली थी, बट प्रेजेंट नहीं हुए थे प्रताप, और टोडरमल को हाथी गिफ्ट किया था राम प्रसाद। इन तीनों के बारे में मैंने आपको ये बात बताई है। हल्दी घाटी की युद्ध की जो रणनीति है वो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी थी। 18 जून 1576, जबकि गोपीनाथ कहते हैं नहीं 18 नहीं 21 जून, हल्दी घाटी रक्तलाई यानी कि राजसमंद के अंदर युद्ध होता है। प्रताप और अकबर की सेना के मध्य युद्ध होता है। अकबर के सेनापति मानसिंह और दूसरे सेनापति आसफ खां और जगन्नाथ कछवाहा थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अकबर के साथ कौन कौन है, मानसिंह है, आसफ खां है और जगन्नाथ कछवाहा है। मानसिंह का हाथी, और देखो एक जगन्नाथ कछवाहा वो भी थे जिन्होंने महाराणा सांगा को
मालदेव ने और जगन्नाथ कछवाहा बस्सा जो लेकर गए थे, है ना, जब उनकी बस्सा पाली के अंदर लेकर गए थे जब वो घायल हो गए थे सांगा, ठीक है। और एक जगन्नाथ कछवाहा ये भी हैं। अभी आप मुझे बताइए क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं उनके जन्म और इनके जन्म से रिलेटेड, बट फिर भी ट्राई टू रिलेट इट। मानसिंह का हाथी मर्दाना, तो माँ से मानसिंह, माँ से मर्दाना, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्रताप का पड़ाव लोसिंह, तो प्रताप भी कोई सिंह से कम तो थे नहीं, है ना, सिंह के जैसे थे। तो प्रताप का पड़ाव कौन सा था? लोसिंह गांव। मानसिंह का माँ से याद रखना है मंडलगढ़ मुलेला। चलिए, प्रताप के हरावल कौन थे? तो हा से हरावल, हा से हाकिम खां सूरी थे। ये एक्चुअली देखो, मैं ये नहीं बोलती कि ट्रिक्स बहुत प्रॉपर है, याद रह जाता है। आप एक दो बार वीडियो को सुनेंगे ना, और खासकर पेपर से पहले क्योंकि देखो अराउंड 15-20 मिनट्स की वीडियो रहेंगी, सभी टॉपिक्स पर रहेंगी। आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको पूरी राजस्थान जी के हम तब तक कवर करा देंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोज़ हैं, आप थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा कि हाँ मैम ने हरावल बोला था, हाकिम खां सूरी बोला था, माँ से मर्दाना बोला था, माँ से मंडलगढ़ बोला था। तो थोड़ा सा याद रह जाता है, बस ये तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने लर्न कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। चंदावल दस्ता यानी कि पीछे रहने वाले कौन कौन थे? पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा। मैंने आपको पहले बता दिया ये वन लाइनर से, यू हैव टू क्रैम देम, लर्न करना है, यहाँ पे कोई कहानी नहीं है। पुरोहित गोपीनाथ, तो पीछे से पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता भी पीछे रह गए, चारण जैसा भी पीछे रह गए। भील सरदार पुंजा को जिस प्रताप ने राणा की उपाधि दी तथा दरबार में बराबरी का दर्जा दिया, भील सरदार पुंजा थे को जिसे प्रताप ने राणा की उपाधि दी, यानी कि प्रताप ने पुंजा को बोला कि ये राणा है। मुगल हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे, ये अभी हमने भी पढ़ा, जगन्नाथ कछवाहा, आसम खां, मानसिंह, ये सब अकबर के साथ थे। अकबर क्या यानी कि झूठी अफवाह मित्तर खां, तो मिथ क्या होता है? मिथ इंग्लिश में बोलते हैं ना झूठ, तो मित्तर खां ने झूठ ही बोला और मतलब झूठी अफवाह फैला दी। प्रताप ने, अब देखो प्रताप ने एक बहलोल खां था, उसको और उसके घोड़े को तलवार में एक ही वार से काट दिया था, ठीक है। ये महाराणा प्रताप है, ये मान लो कोई घोड़ा है ना, राइट, ड्राइंग तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। इसके ऊपर बैठे हैं बहलोल खां और महाराणा प्रताप ने तलवार मारी और एक ही साथ में इन दोनों को काट दिया, बहलोल खां को भी और घोड़े को भी। चलिए, अब आ जाओ। प्रताप का रण क्षेत्र से निकलने के लिए बड़ी सादड़ी के झाला बीदा ने राज्य चिन्ह को धारण किया, जैसे उसमें झाला अज्जा थे, है ना, किसके अंदर थे? महाराणा सांगा के समय। यहाँ पे कौन है? झाला बीदा। मुगल सेना ने गोगुंदा में पड़ाव डाले रखा, है ना, वो वहाँ से जा ही नहीं रहे थे, गो ही नहीं हो रहे थे, मतलब गोगुंदा में पड़ गए थे। पुंजा भील की नाकेबंदी से परेशान होकर मुगल सेना लौट गई, क्योंकि ये वही पुंजा है जिसको प्रताप ने राणा की उपाधि दी है। चलिए, अब आ जाते हैं आगे। सगत सिंह ने प्रताप को युद्ध स्थल से निकलने में मदद की, तो सगत, सगत, स क्या होता है? अच्छा होता है, तो ये अच्छे ही थे जिन्होंने प्रताप को मदद की युद्ध स्थल से निकलने की। ये जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति और सागर रासों से, है ना। तो अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति और सागर रासों से। प्रताप कोल्यारी गांव में पहुंचे, कमलनाथ पर्वत के समीप आवरगढ़ में अस्थायी राजधानी बनाई, तो आ से आवरगढ़, आ से अस्थायी राजधानी बनाई। कोल्यारी से, तो कोल्यारी से कहाँ पे गए हम? हाँ, प्रताप कोल्यारी गांव में पहुंचे और कोल्यारी गांव में पहुंचने के बाद अस्थायी रूप से आवरगढ़ में राजधानी बनाई। कोल्यारी से कुंभलगढ़ गए। इनके मुगल इतिहासकार कौन थे? अल बदायूनी, ठीक है, अल बदायूनी, तो ये बताते हैं। तो मुगल इतिहासकार थे। मुतखब उत तवारिख के ने इस युद्ध में मुगलों की नैतिक पराजय बताई, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उस तारीख में तो तवारिख ने इनकी नैतिक पराजय बताई है। और चेतक की समाधि बालीचा गांव में, इसको तो आप सब जानते होंगे। पाली के भामा शाह ने प्रताप को 25 लाख की संपत्ति ढोलन गांव में चूलिया जलप्रपात पर दी। अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में लिखा है कि इस युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह से नाराज होकर उसकी ड्यूटी बंद करवा दी और स्वयं अकबर ने नवंबर 1576 में प्रताप के विरुद्ध अभियान कर उदयपुर को जीत मोहम्मदाबाद नाम रखा। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आएगा 1577, 78, 79। अब किसको भेजेंगे? शाहबाज खां को भेजेंगे, है ना। तो बाद में किसको भेजा? शाहबाज को भेजा गया, क्योंकि अभी तो कुंभलगढ़ में पहुंच गए थे ना वो। तो शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। तो
क्योंकि मानसिंह हेल्प नहीं कर पाए अकबर को ज़्यादा, तो अकबर मानसिंह से नाराज़ हो गए और उनसे परेशान हो गए और उनकी ड्यूटी बंद करवा दी और उदयपुर को जीत कर तो मोहम्मदाबाद नाम रख दिया। फिर शहबाज खां को भेजा कि तुम जाओ तुम लड़ो, तो उन्होंने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1580 में रहीम के मेवाड़ अभियान के दौरान अमर सिंह ने शेरपुर में रहीम की बेगमों को बंदी बना लिया, किंतु प्रताप के आदेश पर वापस भेज दिया। तो रहीम रहम किया गया बेगमों पर और उनको रिहा कर दिया गया। तो ये था अपना हल्दी घाटी का युद्ध। अब है दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध और पढ़ेंगे, जो कि अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ, वो 1576 के अंदर हुआ था। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा और दिवेर के गवर्नर सुल्तान खां को मार डाला। तो यहाँ प्रताप के बेटे हैं अमर सिंह, जो कि अकबर के चाचा, क्योंकि प्रताप सिंह की लड़ाई चल रही है अकबर के साथ, तो अकबर के चाचा होंगे, है ना, इसके पिता के भाई होंगे और अमर सिंह उनको मार डालेंगे और सुल्तान खां को भी मार डालेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छी ट्रिक है कि दीवार तक, मैराथन क्या होता है, भागना है ना, रेस में भाग लेना, पैदल पैदल चलना, तो मैराथन दीवार तक करनी है। तो टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। बहुत पहले पेपर में पूछा जाता था, अब तो थोड़ा कम पूछा जाता है। दिसंबर 1584 में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भारमल, क्योंकि भारमल के छोटे पुत्र थे जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा। जगन्नाथ कछवाहा की समाधि 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्रताप ने आमेर के मालपुरा क्षेत्र को लूटा तथा झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महामंदिर भी बनवाया। तो यहाँ पे इनको भेजा गया जगन्नाथ कछवाहा को। इनकी जो समाधि है वो भी भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन उससे पहले ये मालपुरा क्षेत्र को लूट लेते हैं और झालरा तालाब के निकट नीलकंठ का महादेव मंदिर भी बनवाते हैं। प्रताप ने राजधानी 1585 में 1585 में लूना चावंडिया को पराजित कर चावंड को बनाया और चावंड में चामुंडा का मंदिर बनवाया। तो यहाँ प्रताप जो हैं वो चावंडिया को जीत चुके हैं और चावंड से ही चावंड को राजधानी बनाया और चावंड में ही चामुंडा का मंदिर बनवाया। फिर फाइनली प्रताप की मृत्यु होती है 1597 में और अकबर को मृत्यु की सूचना दे के आते हैं दुरसा आढ़ा। तो इन्होंने ज़्यादा दूरी के बारे में सोचा नहीं और जल्दी से जाके उनको खबर दे दी दुरसा आढ़ा को। बारडोली उदयपुर में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। तो प्रताप बहुत बड़े हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा उदय हुआ है, तो बारडोली उदयपुर में इनकी 8 खंभों की छतरी है। टोड ने, देखो दिवेर का युद्ध मैराथन का युद्ध है, इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध को टोड ने क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपोली। कैसे याद रखोगे, देखो पॉलीथिन के अंदर हम हल्दी लेकर आते हैं, तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली। अल बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है और अबुल फजल ने इसे खमनूर का युद्ध कहा है। ठीक है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरबारी इनके थे चक्रपाणी मिश्र, जिनकी रचनाएं हैं विश्व विल्लभ, जिसके अंदर वराह मिहिर की वृहद संहिता पर आधारित वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ, व्यवहार आदर्श, राज्याभिषेक पद्धति और मुहूर्तमाला लिखी हुई है। प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को भी संरक्षण दिया। निसारुद्दीन चित्रकार थे, जो कि इन्हीं के यहीं पे थे। 6 राग और 36 रागनियों का ध्यान चित्र बनाकर चावन शैली को जन्म दिया और रागमाला सेट तैयार किया। उदयपुर के निकट हरिहर मंदिर शैव व वैष्णव धर्म की एकता का प्रतीक है। तो ये हमने महाराणा प्रताप को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट एंड बहुत ही मतलब मैं वीडियोस 1 लाइनर्स के बेसिस पर बना रही हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी अपने कॉमर्स के बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम में राजस्थान जीके कर रहे हैं और बाकी भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि राजस्थान जीके हिंदी में कर रहे हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो भी हम कर सकते हैं और रिवीजन भी हो जाता है, अपना भी रिवीजन होता ही है। तो प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, अभी स्पेसिफिकली फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स पर आपको वो वीडियोस मिलेंगी। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर राजस्थान जीके इन हिंदी, मैं वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू।
हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। हमने महाराणा सांगा जी के बारे में पढ़ लिया था और साथ में हमने महाराणा प्रताप के बारे में भी पढ़ लिया था, है ना। ये ग है तो महाराणा सांगा एंड महाराणा प्रताप जो हैं वो हमने ख़त्म कर दिए थे। अब जो सिलेबस में है वो है राय सिंह जी, है ना। तो हम राय सिंह जी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज पहले हम राज सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो राज सिंह के बारे में इसलिए पढ़ा रही हूँ पहले क्योंकि वो इसी मतलब आप वंशावली में देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमने महाराणा प्रताप ख़त्म किया था तो उसके बाद जैसे अमर सिंह थे, है ना। थोड़ा ये सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत मैं आपको माइन्यूट से डिटेल बता देती हूँ क्योंकि उसी से ही राज सिंह आपको समझ में आएंगे कि अमर सिंह जो थे ना उनकी जहांगीर के साथ मतलब अमर सिंह को अधीनता, अमर सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ये सिलेबस में नहीं है बट ये आपको राज सिंह के बारे में समझ में आएगा जब आप इनके बारे में सुनेंगे। तो एक्चुअली में क्या था कि जो अमर सिंह थे उन्होंने उनको अधीनता स्वीकार करवाना चाहते थे जहांगीर, तो वो 3 वर्ष तक अजमेर में रहे थे और जहांगीर महल में ये माना भी जाता है कि अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तब एक मेवाड़ मुगल संधि हुई थी जिस संधि में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी, जैसे कि महाराणा दरबार में उपस्थित नहीं होगा, ज्येष्ठ कुंवर होगा। फिर जो शाही सेना है उसको महाराणा हजार सवार रखेगा शाही सेना के अंदर। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ की मरम्मत नहीं कराएगा। यही जो पॉइंट है इसको ही जो राज सिंह होंगे वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसको ही राज सिंह जो होंगे वो ख़त्म कर देंगे, इसीलिए ये अमर सिंह के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो अमर सिंह जो होंगे वो करण सिंह के पास जो शासन है वो छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो करण सिंह होते हैं उनका विद्रोह होता है और उन्हीं के काल में जो शाहजहाँ है वो पिछोला झील के टाइम पे जगनिवास महल में शरण देते हैं। करण सिंह ने विद्रोह काल में शाहजहाँ को शरण दी थी। तो अब आप और वहीं से शाहजहाँ ने जग मंदिर से ताजमहल की प्रेरणा ली। इसके बाद जगत सिंह फर्स्ट हैं तो वो अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करने। अब हम आ जाते हैं सीधा इन पर राज सिंह पर, है ना। तो वंशावली थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह फर्स्ट आएंगे। जगत सिंह फर्स्ट क्या होंगे, जैसे कि कुछ मंदिर बनवाए हैं, जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर, और इनके जो वास्तुकार थे वो भाना थे। अब आ जाते हैं राज सिंह विजय कटकातु। तो 1652 से लेके 1680। अब इनको जो मनसब होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखिएगा, अभी शाहजहाँ प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ ने 5000 का मनसब राज सिंह को दिया जिसको बढ़ा के 6000 कर दिया जाएगा, लेकिन कौन करेगा तो वो अभी हम पढ़ते हैं। अब राज सिंह क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि चित्तौड़ की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। ये अमर सिंह के साथ डीलिंग हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, लेकिन राज सिंह क्या कर देते हैं, चित्तौड़ की मरम्मत करवा देते हैं। अब उन्होंने मीन्स एक तरीके से जो संधि थी, जो डिसाइड हुआ था वो मतलब एक इनको ट्रीटी बोलते थे, तो जो ट्रीटी थी वो कैंसिल कर दी उन्होंने और डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली मतलब कि चित्तौड़ की मरम्मत करवा दी। तो फिर सादुल्ला खां को भेजा जाता है और सादुल्ला खां को भेजकर ढा दी जाती है जो भी मरम्मत करवाई गई होती है चित्तौड़ के अंदर। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस टाइम पे जो मुगल उत्तराधिकार जो था उसका भी संघर्ष चल रहा था। शाहजहाँ के वैसे तो 4 बेटे के बीच में चल रहा था, चारों को अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड की गई थी, अलग अलग एरियाज प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट औरंगजेब और दारा शिकोह इनके बीच में युद्ध चल रहा था कि किसको गद्दी मिले। तो यहाँ पे ये दोनों ये सोचते हैं कि हम राज सिंह से सहायता प्राप्त कर लें, मतलब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो राज सिंह है वो ये कहते हुए मना कर देते हैं कि भाई मेरे लिए तो सभी राजकुमार एक से हैं। अब मना तो कर दिया, लेकिन टीका दौड़ के बहाने अब जो राज सिंह है मतलब वो ये थे कि पंगे लेने हैं मुझे, तो उन्होंने क्या किया, एक टीका दौड़ करवाई और टीका दौड़ करवाते वक्त जितने भी मुगल थाने थे उन सबको लूट लिया, ठीक है। तो ये राज सिंह के बारे में हमने। अब क्या है, अब उन्होंने टीका दौड़ करवाई। अब यहाँ पे जो औरंगजेब होंगे, जो शाहजहाँ ने राज सिंह को 5000 का मनसब दिया था उसको बढ़ाकर 6000 का मनसब कर दिया जाएगा। कौन करेंगे, औरंगजेब करेंगे। साथ में ये राज सिंह को बदनौर और मांडलगढ़ के परगने भी दे देंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर रियासतें भी मेवाड़ में मिला दी जाएंगी। दोबारा बता देती हूँ, औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 का मनसब दे दिया, बदनौर और मांडलगढ़ के परगने दे दिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो राजस्थान का सबसे साउथ पार्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुर की जो रियासतें थी वो भी मेवाड़ में मिला दी गई।
ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम देखो, राज सिंह क्या करते हैं। राज सिंह जो होते हैं वो चारुमती से शादी कर लेते हैं। वही चारुमती जिसका जो रिश्ता था या जिसकी जो शादी थी वो औरंगज़ेब से होनी थी। तो यहाँ पर एक और बड़ी समस्या हो गई कि 1660 में राज सिंह ने रूपनगर किशनगढ़ पर आक्रमण करके चारुमती से विवाह कर लिया, जिसका विवाह औरंगज़ेब से तय हुआ था। ये हो गया। अब देसूरी के नाल के अंदर युद्ध होगा, और देसूरी की नाल के अंदर जब युद्ध होगा तो एक बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री हैं सहल कंवर, उनकी शादी होती है सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत से। तो शादी को शायद देखिए कहानियों में ऐसे सुनने को मिलता है कि 2 या 3 दिन ही हुए थे शादी के, और रतन सिंह को लड़ाई करने के लिए बुला लिया जाता है, युद्ध के लिए बुला लिया जाता है। तो रतन सिंह का मन नहीं कर रहा होता है आने का। तो जो सहल कंवर होती है वो देखती है कि ये जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो क्या करती है, अपना सर काट कर उनको दे देती है कि अब आप जाओ और युद्ध के अंदर पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो ये भी एक कहानी सुनने में आती है। तो ये एक दूसरी बात हो गई। एक तो पहले तो क्या हो गया भाई, आपने रियासत चित्तौड़ की मरम्मत करवा दी। दूसरी बात, आपने चारुमती से विवाह कर लिया। तो यहाँ पे औरंगज़ेब अब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर देता है, जिसको कहते हैं बनारस फरमान। जो वल्लभ पंत श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लाए राय सिंह ने सिहाड़ गांव दिया। तो अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो राज संबंध है, राज संबंध और राज सिंह, तो राज सिंह ने क्या लेकर आए थे, श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लाए राय सिंह ने, आई थिंक ये राज सिंह आएगा, ने सिहाड़ गांव दिया, जिसका वर्तमान नाम क्या है, नाथ द्वारा राजसंत, क्योंकि राज संबंध। तो राज से ध्यान रखिए, राज संबंध, और नाथ जी की मूर्ति लाए थे तो नाथ द्वारा। 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होने पर जो राज सिंह हैं, राज सिंह ने औरंगज़ेब के विरुद्ध मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को शरण दिया तथा केलवा की जागीर दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बार बार जो राज सिंह हैं वो औरंगज़ेब के विरुद्ध कुछ चीज़ें करते हैं, है ना। जैसे पहले के देसूरी की नाल के युद्ध के अंदर आप देख सकते हैं, और उससे पहले आपने देखा चित्तौड़ की मरम्मत कराई गई। फिर जसवंत सिंह की प्रथम की जब मृत्यु हो गई तो औरंगज़ेब के विरुद्ध जाकर जो मारवाड़ के राजकुमार थे अजीत सिंह, उनको शरण दे दी और केलवा की जागीर भी दे दी। फिर 1679 में औरंगज़ेब जो होंगे वो जजिया कर लगा देंगे, और अगेन राज सिंह जो होंगे वो इसका विरोध करेंगे। फिर 1 साल बाद ही राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। तो राज सिंह का ऐसा था कि हाँ हम कर रहे हैं, आप जो कर सकते हो वो कर लो। ठीक है, अब हम 1662 से 1680 के बीच में बात करें तो अकाल राहत कार्यों के लिए जो राज सिंह थे उन्होंने गोमती नदी पर राज संबंध झील का निर्माण करवाया, और इसकी जो उत्तरी नौचौकी पाल है उस पर 25 शिलाएं हैं, और वो बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जिसपे बहुत बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति स्थित है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ की वंशावली का वर्णन है, और इसके रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट। ठीक है, तो राज सिंह रणछोड़ भट्ट। राजसमंद झील की जो पाल है वो किसने बांधी है, घेवर माता ने बांधी है। रणछोड़ ने अमर काव्य वंशावली भी लिखी है। अगर हम ये बात करें, एक छोटी सी ट्रिक भी यहाँ पे शेयर कर देते हैं। देखिए किशोर दास ने लिखा है राज प्रकाश। तो देखिए किशोर अवस्था ऐसी होती है जिसके अंदर लाइफ में प्रकाश की बहुत ज़रूरी है, ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। तो किशोर दास ने राज प्रकाश। दूसरी बुक सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर लिखी। सदाशिव जो हमेशा सदाशिव को मानते हैं उनका तो राज ही रहते हैं, रतन ही रहते हैं उनके पास, तो राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट ने लिखी है। 20 माचा तोड़ वीरों ने राज सिंह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। राज सिंह ने पीथा मीना के नेतृत्व वाली मीना सेना को मेवाड़ के चौकसी का कार्य सौंपा। तो राज सिंह ने पीथा मीना के नेतृत्व वाली मीना सेना को मेवाड़ की चौकसी का कार्य सौंपा। मेवाड़ में कुंभा के बाद जो सर्वाधिक निर्माण कार्य हैं या साहित्य का जो सर्वाधिक संरक्षण है वो किसने किया है, राज सिंह ने किया है। अब इनके थोड़े निर्माण कार्य देख लेते हैं। अम्बा माता उदयपुर के अंदर, श्रीनाथ जी सिहाड़ के अंदर, वो हमने ऊपर पढ़ा। द्वारकाधीश कांकरोली के अंदर, जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी रामरस दे द्वारा देबारी।
तो ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये मैंने आपको 3 जो हैं वो शासक करा दिए, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह, और 1857 की क्रांति की भी आपको वीडियो कराई है। हार्डली 10 12 15 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, और पूरा पूरा जितना भी टॉपिक है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है वन लाइनर्स के फॉर्म में। आई होप ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी, खास कर ये RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए है ना। RPSC फर्स्ट ग्रेड जो जीके का सिलेबस है उसके लिए वीडियोज़ खास कर हैं। बाकी राजस्थान जीके के लिए तो ये है ही यूज़फुल, लेकिन अभी पर्टिकुलरली मैं सिर्फ वही टॉपिक्स ले रही हूँ। जैसे अभी देखो, वैसे तो हमें सारी वंशावली पढ़नी चाहिए, लेकिन सिलेबस में अगर इनके बारे में स्पेसिफिकली गिवन है तो पहले हम वही कवर कर रहे हैं। सो थैंक यू। तो महाराणा प्रताप के बाद ये कुछ राजा हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। जैसे कि जय सिंह। तो जय सिंह कौन होंगे? जो औरंगज़ेब से संधि जिसके तहत मेवाड़ से जजिया हटेगा। औरंगज़ेब को मांडलपुर व बदनोर दिए गए, ठीक है। तो जय सिंह के तो जय जय ही हो गई कि औरंगज़ेब से संधि हो गई, मेवाड़ से जजिया भी हट गया, और औरंगज़ेब को मांडलपुर व बदनोर दिए। किसने? जय सिंह ने। फिर अमर सिंह 2 आएंगे। अमर सिंह 2 आपको इसलिए ध्यान रखने हैं, देखो पहले अमर सिंह आ चुके हैं, है ना, क्योंकि अब ये सेकंड है। इसके बाद संग्राम सिंह भी सेकंड है, जगत सिंह भी सेकंड है। तो अमर सिंह सेकंड, तो दे बारी, तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं ना, तो अमर सिंह सेकंड के टाइम पे दोबारी यानी कि देबारी समझौता होगा, जिसके तहत अजीत सिंह को मारवाड़ मिलेगा और सवाई जय सिंह को आमेर का शासक बनाया जाएगा। और जो अमर सिंह की पुत्री होगी चंद्रकुवरी का विवाह जो होगा वो सवाई जय सिंह से इस शर्त पर किया जाएगा कि चंद्रकुवरी से होने वाली संतान ही आमेर की उत्तराधिकारी बनेगी। तो ये थी अमर सिंह सेकंड की बात। फिर आए गए संग्राम सिंह सेकंड। तो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे क्या होगा? संग्राम हो जाएगा। संग्राम सिंह फर्स्ट तो महाराणा सांगा थे ना। संग्राम सिंह सेकंड कौन है? तो यहाँ पर मेवाड़ पर मराठा अब आक्रमण कर देंगे। अब हुड्डा सम्मेलन होगा जिसके तहत संग्राम सिंह व सवाई जय सिंह ने तय किया था। तो इन दोनों ने मिलकर तय किया था, संग्राम सिंह ने और जय सिंह ने, और इनके समय ही कलीला दमना का चित्रांकन हुआ। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी बनवाई। सिसरमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया जिसकी प्रशस्ति की रचना रूप भट्ट ने की है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। संग्राम सिंह सेकंड मेवाड़ पर मराठा आक्रमण करेंगे, हुड्डा सम्मेलन होगा, कलीला दमना का चित्रांकन होगा, सहेलियों की बाड़ी बनेगी, सिसरमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर बनेगा, और उसकी प्रशस्ति की रचना कौन करेंगे? रूप भट्ट। तो ये सब संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे हो रहा है। देखो सिसरमा गांव सा से है, सहेलियों की बाड़ी सा से है, तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर आएंगे जगत सिंह 2। तो जगत सिंह 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? हुड्डा सम्मेलन की वजह से। तो 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में मराठों के विरुद्ध ये हुड्डा सम्मेलन होगा, और मराठों ने पहली बार मेवाड़ से चौथ वसूला। हुड्डा सम्मेलन असफल रहा क्योंकि मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता स्थापित ना हो सकी। फिर आएंगे भीम सिंह। तो भीम सिंह का क्या याद रखना है? तो भीम सिंह जो होंगे उनका कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के राव भीम सिंह के साथ तय होगा, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाएगी। तो आमेर के जगत सिंह के साथ तय किया, लेकिन भीम सिंह का जो भाई था मान सिंह वो भी विवाह करना चाहता था। तो भीम सिंह की डेथ हो जाती है, लेकिन मान सिंह शादी करना चाहता है, पर मान सिंह से शादी नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से शादी किससे होती है? जगत सिंह से तय होती है। तो 1800, ये ध्यान रखना है, भीम सिंह से। तो कृष्णा कुमारी विवाद इससे रिलेटेड है। 1807 में गेंगोली युद्ध में आमिर खां पंडारी की सहायता से मानसिंह को पराजित किया जाएगा। तो इसको हरा देंगे मानसिंह को गिंगोली के युद्ध में। आमिर खां व अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में कृष्णा कुमारी को जहर दिया, तो कृष्णा कुमारी जो होगी वो मर जाएगी। और 1818 में भीम सिंह ने अंग्रेजों की सहायता से संधि की, अंग्रेज़ों से सहायता संधि की। 1818 में टोड उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। फिर आएंगे स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह चांदी के स्वरूप शाही सिक्के जिन पर चित्रकूट उदयपुर तथा दोस्ती लंदन लिखा होता था। तो देखो स्वरूप शाही, तो चांदी के स्वरूप, चित्रकूट उदयपुर तथा दोस्ती लंदन लिखा होता था। 1857 में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी स्वरूप सिंह ने।
तो इनका स्वरूप ज़्यादा अच्छा था नहीं, क्योंकि देखो दोस्ती लंदन लिख रहे हैं, है ना, चांदी के स्वरूप शाही सिक्के चल रहे हैं और अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी जा रही है। मेवाड़ में डाकन प्रथा, सती प्रथा, समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। सो ये अच्छा किया था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से अच्छा नहीं था, क्योंकि एक हस्तक्षेप हो गया ना उनके कल्चर के अंदर। तो डाकन प्रथा, सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाई। वैसे ये अच्छा काम किया था। स्वरूप सिंह के साथ पासवान एंजाबाई सती हुई, जो मेवाड़ में सती होने की अंतिम घटना है। तो एंजाबाई तो क्यों मतलब सती हो गई लास्ट टाइम पे, तो एंजाबाई। फिर आएंगे सज्जन सिंह। तो राजस्थान का अंतिम दुर्ग सज्जनगढ़ उदयपुर बनवाया। सज्जन कीर्ति सुधारक समाचार पत्र, और 1881 में दयानंद सरस्वती भी ये उदयपुर आए थे, और सज्जन सिंह ने ही श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी। तो स से सज्जन, स से श्यामल दास। फिर लास्ट है मेवाड़ के अंदर फतेह सिंह। तो फतेह सिंह के टाइम पे ही बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होगा, और उदयपुर में 1889 में सज्जन निवास बाग में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना होगी, और राजपूतों में बाल विवाह, बहु विवाह तथा फिजूल खर्ची को रोकने का प्रबंध किया जाएगा। 1903 में एडवर्ड सात के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए, किंतु केसरी सिंह भारत के चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोटे पढ़कर वापस उदयपुर लौट आए। कौन लौट आए? एडवर्ड 7 के राज्याभिषेक में शामिल होने कौन गए थे? फतेह सिंह गए थे, लेकिन वो वापस आ गए। 1911 में दिल्ली में जॉर्ज 5 के दरबार में भी शामिल नहीं हुए। तो उदयपुर भी वापस लौट आए, दिल्ली गए थे, लेकिन केसरी सिंह भारत के चेतावनी राज चुंगटिया पढ़कर वापस आ गए। जॉर्ज 5 के भी दरबार में शामिल नहीं हुए। बाल विवाह, बहु विवाह, फिजूल खर्ची पर रोक लगाया। वॉल्टर कृत राजपूत हितकरनी सभा की स्थापना की। बिजोलिया किसान आंदोलन इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट होगा। तो ये हमने मेवाड़ का वंश कंप्लीट कर लिया। राजस्थान हिस्ट्री फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी इज़ कंप्लीट। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे पार्ट्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।